प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने 14वें लेसन का आधा अध्ययन कर लिया। इस लेसन का नाम है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब अपन ने ये बात कर ली थी पिछले वीडियो में कि पादपों का आर्थिक महत्व अपन ने अच्छे से समझ लिया था, जिसमें अपन ने खाद्य पादप देखे थे, औषधीय पादप देखे थे, निर्माण एवं रेशे संबंधित पादपों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन इस वीडियो के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का आर्थिक महत्व। मनुष्य के लिए जंतुओं का आर्थिक महत्व किस प्रकार से है, उन सभी का अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब जंतुओं के आर्थिक महत्व में प्यारे विद्यार्थियों अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल सीधा टॉपिक है। तो पहला पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, दूसरा पढ़ेंगे रेशम कीट पालन, नंबर 3 के ऊपर पढ़ेंगे लाख कीट संवर्धन। लाख कीट संवर्धन पढ़ेंगे। नंबर 4 के ऊपर अपन पढ़ेंगे मछली पालन। मछली पालन और मछली पालन के बाद अपन अध्ययन करेंगे पशुपालन का। पशुपालन और पशुपालन से जुड़े हुए पॉइंट भी अपन देखेंगे, जिसके अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे डेयरी उद्योग। पशुपालन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है डेयरी उद्योग। इसके अलावा एक इसमें अपन पढ़ेंगे कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन कह दो या अपन इसको बोलेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन इसी में एक बिंदु का और अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा ऊन उद्योग। ऊन उद्योग। तो प्यारे विद्यार्थियों पशुपालन से जुड़े हुए 3 पॉइंट अपन इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। डेयरी उद्योग के बारे में, कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन क्या होता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे ऊन उद्योग। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में अपन एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा मुक्ता या मुक्ति संवर्धन। मुक्ता या मुक्ति संवर्धन, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और कुछ अपने जंतुओं के लास्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोग आएंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार ध्यान से देख लो कि जंतुओं के आर्थिक महत्व में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को कंप्लीट होने के बाद पढ़ना है अपन को लाख कीट संवर्धन क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे मछली पालन। मछली पालन के बाद अपन को पढ़ना है पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत 3 अन्य बातों का भी अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सभी पशुपालन से जुड़े हुए हैं। पहला डेयरी उद्योग, दूसरा कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, तीसरा ऊन उद्योग। अगला अपन 6 नंबर पे पढ़ेंगे प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, और 7वें नंबर पे पढ़ेंगे मुक्ता या मोती संवर्धन। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो पहला बिंदु पढ़ने डाल दिया है मधुमक्खी पालन। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली बात आपका ध्यान रखनी है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात कि मधुमक्खी पालन को बताओ, इंग्लिश में बताओ क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। प्यारे विद्यार्थियों मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक क्या है? सामाजिक कीट है। मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ है। अब आप कहोगे कि दोहरा लाभ क्या है, तो ध्यान दो। मधुमक्खी पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ है। पहला लाभ तो यह है कि मधुमक्खी परागण की क्रिया करने में सक्षम होती है। किसकी क्रिया करने में? परागण की क्रिया में। दूसरा लाभ यह है कि मधुमक्खी के छत्तों से मनुष्य को बताओ किसकी आपूर्ति होती है, तो आप बताओगे शहद की। तो फर्स्ट नंबर तो परागण की क्रिया को करा देंगे, और सेकंड नंबर मधुमक्खी के छत्तों से हमें हनी या शहद की भी प्राप्ति होती है। अब ध्यान रखो, पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए बताओ किसकी क्रिया आवश्यक होती है, तो आप बताओगे परागण। और परागण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा होता है। तो मधुमक्खी क्या हो गई? कीट हो गई। तो मधुमक्खी पुष्पी पादपों में परागण की क्रिया करने में सक्षम होती है, जिससे फसली पादपों
जिससे फसली पालकों में पैदावार में बढ़ोतरी होती है। फसली पालकों की पैदावार में क्या होती है? बढ़ोतरी। दूसरी बात, मधुमक्खी के छत्तों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप बताओगे शहद प्राप्त होता है। अब शहद एक उच्च ऊर्जा युक्त, शहद एक उच्च ऊर्जा युक्त क्या होता है? भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। शहद एक उच्च ऊर्जा युक्त क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है। नंबर 2 बात, शहद का उपयोग बताओ किसके अंदर किया जाता है? तो औषधि निर्माण में भी शहद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, शुद्ध शहद लंबे समय तक भी नष्ट नहीं होता है, अतः इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। शहद का उपयोग बताओ किसके रूप में भी किया जाता है? तो आप बताओगे इसका उपयोग परिरक्षक। तो प्यारे विद्यार्थियों, शहद पूछ रहे कि शहद के कोई 2 उपयोग लिखो, तो आप बताओगे कि शहद उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ है। नंबर 2 बात, शहद का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। नंबर 3 बात, शहद एक परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि लंबे समय तक शहद क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता है। तो मधुमक्खी पालन से 2 प्रमुख लाभ हो गए। पहला तो मधुमक्खी परागण की क्रिया कराने में सक्षम है। दूसरा, मधुमक्खी के छत्तों से हमें शहद की पूर्ति होती है। परागण की क्रिया से फसली पालकों की पैदावार में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। अगर शहद के लाभ पूछे तो बता रहे हैं कि शहद उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ है। शहद का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है और शुद्ध शहद लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, अतः इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 2018 के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन के कोई 2 उत्पादों के नाम लिखो। ऐसे 2 उत्पाद लिखो जो हमें मधुमक्खी पालन से मिलते हो। तो पहला तो आप बताओगे शहद, और दूसरा आपको बताना है मधुमोम। अर्थात शहद निकालने के बाद इनके छत्तों से हमें मधुमोम की भी पूर्ति होती है, और उस मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने में, सौंदर्य के सामान बनाने के अंदर इनमें किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला पढ़ने पड़ा मधुमक्खी पालन। तो आपको बताना है कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी पालन से मनुष्य को 2 लाभ है। पहला लाभ ये है कि मधुमक्खी परागण की क्रिया कराने में सक्षम होती है, जिससे फसली पालकों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा फायदा यह है कि मधुमक्खी के छत्तों से शहद की पूर्ति होती है। शहद उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होता है, इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है और लंबे समय तक शहद नष्ट नहीं होता, अतः इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। नंबर 2 बात आपको बताना है, मधुमक्खी से हमें 2 उत्पादों की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी पालन से शहद की और मधुमोम की हमें प्राप्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। जो खेत या उद्यान होते हैं उनके पास छोटे छोटे लोहे के बने हुए बक्से रख दिए जाते हैं, और उन बक्सों के अंदर कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खियों को पालकर शहद और मधुमोम की पूर्ति की जाती है या प्राप्त किया जाता है। तो पहला पढ़ने जंतुओं का अर्थ मैं तुम्हें पहला पढ़ने पढ़ा, बताओ क्या? मधुमक्खी पालन। प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे अपन सेकंड बिंदु के ऊपर पढ़ेंगे, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। अब यहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2008 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है। रेशम कीट का जो आपका टॉपिक है, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा चुका है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की क्रिया भी पढ़ेंगे और किस तरह से रेशम कीट रेशम का उत्पादन करता है वो भी अपन ध्यान देंगे। तो पहले आपको ध्यान दो, रेशम कीट पालन को अपन बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, यह आपको ध्यान रखना है। मधुमक्खी पालन को तो बोला जाता है एपीकल्चर, और रेशम कीट पालन को अपन बोलते हैं क्या? सेरीकल्चर। अब प्यारे विद्यार्थियों, रेशम कीट पालन के लिए अपन को किसके बाग लगाना जरूरी है? शहतूत के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशम कीट जो होता है ये शहतूत के पेड़ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बैठकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के बाग लगाना क्या है? जरूरी है। अब प्रश्न यह बनता है कि रेशम कीट पालन क्या है? तो अपन बताएंगे कि क्या प्राप्त करने के लिए? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि क्या प्राप्त करने के लिए? रेशम प्राप्त
रेशम कीटों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, रेशम कीट से रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का, सेकंड स्थान है जापान का और भारत का है। बताओ दुनिया में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। तो आपको बताना है कि रेशम कीट पालन में भारत का तीसरा प्रमुख स्थान है और प्रथम स्थान पर चीन है। सबसे पहले रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने की कला किसके पास थी? चीन के पास। लेकिन फिर ये कला धीरे धीरे सभी देशों में फैल गई। तो ध्यान रखना, रेशम कीट पालन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब रेशम कीट के अपन को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। रेशम कीट का संघ कौन सा है, इसका वर्ग कौन सा है, इसकी जाति कौन सी है और इसका गण कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेशम कीट, क्योंकि कीटों का जो संघ होता है वो आपके होता है आर्थ्रोपोडा। तो रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ का जीव हो गया। इसका वर्ग होता है इंसेक्टा, वर्ग हो गया इंसेक्टा। इसकी प्रमुख जाति होती है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। और इसका गण होता है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से छोटे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं 1 नंबर के। तो पूछे कि रेशम कीट का संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। इसकी प्रमुख जाति कौन सी है? तो बॉम्बिक्स मोराई। और गण कौन सा है? तो बताया लेपिडोप्टेरा। अब बॉम्बिक्स मोराई प्रजाति का जो रेशम कीट होता है ये सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त रेशम का उत्पादन करता है। तो कौन सी जाति का? बॉम्बिक्स मोराई प्रजाति का जो रेशम कीट होता है ये सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त रेशम का उत्पादन करता है। तो ध्यान से देखो, अपन ने क्या पढ़ा? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट का जो संघ वो आर्थ्रोपोडा, वर्ग इसका इंसेक्टा, जाति इसकी बॉम्बिक्स मोराई और गण हो गया लेपिडोप्टेरा। पूछे कि कौन सी प्रमुख जाति इसकी रेशम के उत्पादन में? तो आपको बताना है कौन सी? बॉम्बिक्स मोराई, क्योंकि ये सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त रेशम का उत्पादन करती है। अब अपन बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, भारत के अंदर एक वर्ष में रेशम कीट की 2 से कितनी पीढ़ियां तैयार कर दी जाती है? 7 पीढ़ियां। ये ध्यान देना कि भारत के अंदर एक वर्ष में रेशम कीट की 2 से 7 पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। अब अंडज उत्पत्ति के बाद अब इसका जीवन चक्र देखते हैं। रेशम कीट का क्या देखते हैं? जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में देखो, सबसे पहले रेशम कीट के क्या निकलेंगे? कोई भी रेशम कीट होगा तो अपने क्या देता है? अंडे देता है। और अंडों से जो छोटे छोटे जो लार्वा जो निकलते हैं उनको बोलते हैं कैटरपिलर। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडज उत्पत्ति के बाद, अंडज उत्पत्ति का मतलब हो गया अंडे देने के बाद, अंडज उत्पत्ति के बाद अंडों से जो क्या निकलता है? लार्वा। उस लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। और ये बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कैटरपिलर क्या है? तो आपको बताना है अंडज उत्पत्ति के बाद। ये यूं बोल दो, रेशम कीट के अंडे देने के पश्चात उन अंडों से जो छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं उन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे ध्यान दो। अब कैटरपिलर के अंदर बताओ कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप बताओगे कैटरपिलर में एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। कैटरपिलर में एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। इन रेशम ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ का स्राव होता है। एक तरल पदार्थ का क्या होता है? स्राव। और जब ये तरल पदार्थ किसके संपर्क में आता है? हवा के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? कठोर। और कठोर होकर क्या बन जाता है? रेशम। तो कैटरपिलर जो होता है इसमें एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे
तरल पदार्थ का स्राव होता है और ये तरल पदार्थ हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, कठोर, और जिससे क्या बनता है, रेशम बनता है। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट जब क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। जब रेशम कीट क्या हो जाता है, वयस्क। वयस्क से मतलब हो गया कि जब ये अपनी लंबाई से कितना गुना अधिक हो जाता है, 5 गुना। जब रेशम कीट जब अपनी लंबाई से कितना गुना अधिक हो जाता है, 5 गुना अधिक हो जाता है, तो उस समय ये क्या करना बंद कर देता है, भोजन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और उस स्थिति के अंदर ये बताओ किसका उत्पादन करता है, रेशम का। तो जब रेशम कीट की लंबाई अपने से 5 गुना अधिक हो जाती है, उस स्थिति में भोजन करना बंद कर देता है और फिर ये किसका उत्पादन करता है, रेशम का। अब रेशम कीट क्या करता है, रेशम कीट अपने चारों एक तरल पदार्थ का स्राव करता है और उस तरल पदार्थ का स्राव होने के बाद वो कठोर हो जाता है वायु में और रेशम बन जाता है और अपने को उस स्राव के चारों ओर लपेट कर अपने आप को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। जैसे मैं मान लो रेशम कीट, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरी जो रेशम ग्रंथि है उनसे मैं रेशम का स्राव कर रहा हूं और वो रेशम का जो स्राव तरल पदार्थ के रूप में करने के बाद वो तरल पदार्थ वायु के संपर्क में आकर क्या हो गया, कठोर हो गया और मेरे चारों ओर क्या हो गया, लिपट गया और मैं उसके अंदर क्या हो गया, बंद हो गया और उसे अपन बोलेंगे कोकून। तो कोकून क्या होता है, ध्यान दो। तो आपको बताना है कि रेशम कीट अपने चारों ओर एक तरल पदार्थ का स्राव करता है जो कठोर होने के बाद रेशम बनता है और वह अपने आप को उसके चारों ओर उसके अंदर क्या कर लेता है, बंद, और उसे अपन बोलते हैं, बताओ, कोकून। क्या बोलेंगे, कोकून। तो अपन सीधा से बताएंगे जब रेशम कीट की लंबाई 5 गुना हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करना बंद कर देता है, भोजन। और भोजन बंद करने के बाद ये क्या बनाना प्रारंभ कर देता है, तो अपन बताएंगे कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा, कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा क्या कहलाता है, तो अपन बताएंगे प्यूपा। तो कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा क्या कहलाता है, प्यूपा। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से देखो। बताओ भारत में रेशम कीट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां तैयार की जाती है, 2 से 7। इसका जीवन चक्र देखिए तो अंडा उत्पत्ति के बाद जो लार्वा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, केटरपिलर। केटरपिलर में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, रेशम ग्रंथियां। इन रेशम ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ का स्राव आता है जो हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, कठोर, जिससे रेशम का उत्पादन होता है। जब यह लार्वा अपनी लंबाई से कितना गुना अधिक हो जाता है, 5 गुना अधिक, तब ये भोजन करना बंद कर देता है और उस स्थिति के अंदर बताओ किसका निर्माण प्रारंभ कर देता है, कोकून का। और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय जो लार्वा है वह क्या कहलाता है, तो आपको बताना है, प्यूपा कहलाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक कोकून का भार होता है 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम। फर्क है, एक कोकून का जो भार होता है, जो वजन होता है, वह 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम का होता है। और इस एक कोकून के अंदर 1000 मीटर से 1200 मीटर लंबा बताओ किसका धागा होता है, तो आप बोलोगे रेशम का। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक कोकून का भार कितना होता है, 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक कोकून के अंदर 1000 मीटर से 1200 मीटर तक का लंबा क्या होता है, धागा होता है। अब अपन बताएंगे जो रेशम होता है, ये रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन। अब इसका भीतरी भाग तो बना होता है फाइब्रिन प्रोटीन का, ये तो हो गया फाइब्रिन। और जो इसका बाहरी जो भाग होता है, वो बना होता है सेरिसिन प्रोटीन का, सेरिसिन प्रोटीन। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन का। इसका भीतरी भाग किस प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रिन का। और इसका बाहरी जो भाग होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, सेरिसिन का बना होता है। और रेशम कीट के पालन के लिए बताओ किसके बाग लगाना जरूरी है, तो आप बताओगे शहतूत के बाग लगाना क्या है, जरूरी। तो अपन ने 2 पॉइंटों का अच्छे से अध्ययन किया।
सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या, पहले बिंदु में अपन ने पढ़ा मधुमक्खी पालन, सेकंड नंबर पे अपन ने पढ़ा रेशम कीट पालन। अब नंबर थर्ड के ऊपर अपन लेंगे लाख कीट संवर्धन, लाख कीट संवर्धन, और इंग्लिश में आप इसको बोलते हो लैग कल्चर, लैग कल्चर, लाख कीट संवर्धन। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 पॉइंट पढ़ने के बाद अपन तीसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे लाख कीट संवर्धन। अब मैं तुम्हारे से एक प्रश्न पूछता हूं कि रेशम कीट में रेशम के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथियां होती है, तो आप बताओगे रेशम ग्रंथियां। ऐसे ही जो लाख का जो कीट होता है, लाख कीट के अंदर लाख के उत्पादन के लिए लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप बताओगे लक्ष्य ग्रंथियां। तो ध्यान दो, किसके उत्पादन के लिए, लाख के उत्पादन के लिए लाख कीटों में कौन सी ग्रंथियां होती है, तो लक्ष्य ग्रंथियां। तो अपन लिखेंगे लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से, लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से स्रावित रेजिन युक्त एवं रालदार पदार्थ बताओ क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे क्या कहलाता है, लाख कहलाती है, लाख कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सा पॉइंट हो गया, रेशम कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से स्रावित जो रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। अब ये लाख कीट संवर्धन क्या है, तो आप बताओगे किसके उत्पादन के लिए, लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए, लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए किसको पालना, लाख कीटों को पालना ही बताओ क्या कहलाता है, लाख कीट संवर्धन कहलाता है या लैग कल्चर कहलाता है। तो लाख कीट संवर्धन किसे कहते हैं, किसके उत्पादन के लिए, लाख के उत्पादन के लिए लाख कीटों को पालना ही क्या कहलाता है, लाख कीट संवर्धन कहलाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर लगभग कितना प्रतिशत लाख का उत्पादन होता है, तो आपको बताना है 80% भारत में लाख का उत्पादन होता है। अतः भारत लाख के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में बताओ कौन से स्थान पर होगा, तो हम बताएंगे प्रथम स्थान पर। तो भारत के अंदर 80% लाख का उत्पादन किया जाता है। अब लाख कीट जो होता है, लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है लेसिफरलेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लिखो, तो आपको बताना है लेसिफरलेका। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो नर लाख कीट है, एक तो मादा लाख कीट होता है और एक आपके होता है नर लाख कीट। तो नर लाख कीट आकार में क्या होता है, छोटा और गुलाबी रंग का होता है। नर लाख कीट आकार में छोटा और गुलाबी रंग का होता है, जबकि मादा लाख कीट आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और लाख कीट केवल कौन सी अवस्था में, तो केवल निम्फावस्था में ही किसका उत्पादन करते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाख कीट केवल किस अवस्था में लाख का उत्पादन करते हैं, निम्फावस्था में ही लाख का उत्पादन करते हैं। अब जो मादा लाख कीट होगी ये आकार में क्या होगी, बड़ी होती है। तो ये लाख कीट पादप की पत्तियों से क्या करती है, उसको चूसती है रस को, और रस को चूसने के बाद एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जो किसमें निर्मित हो जाता है, लाख के अंदर। तो और ये कौन सी अवस्था में केवल लाख का उत्पादन करते हैं, निम्फावस्था में। ध्यान दो, लाख किसे कहते हैं, तो लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेजिन युक्त एवं रालदार पदार्थ क्या कहलाता है, लाख कहलाता है। लाख कीट संवर्धन क्या है, तो क्या लिखेंगे कि लाख कीट संवर्धन किसके उत्पादन के लिए, लाख के उत्पादन के लिए, लाख के व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों को पालना ही लाख कीट संवर्धन कहलाता है। और लाख कीट जो होते हैं भारत के अंदर 80% लाख का उत्पादन होता है, विश्व में प्रथम स्थान पे है। नर लाख कीट आकार में क्या होते हैं, छोटे और गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है और ये केवल निम्फावस्था के अंदर ही लाख का
उत्पादन करते हैं। अब आगे की अपन बात करते हैं, तो ध्यान दो, भारत के अंदर प्रतिवर्ष लाख की कुल 4 प्रकार की फसलें होती है। भारत के अंदर प्रतिवर्ष लाख उत्पादन की कुल कितनी फसलें होती है? 4 प्रकार की, जिनमें से 50% लाख उत्पादन रंगीनी फसल से होता है। 50% लाख उत्पादन रंगीनी फसल से किया जाता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि लाख उत्पादन के लिए कितनी विधियां प्रचलित है। जो बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वो ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर लाख के उत्पादन की कितनी विधियां प्रचलित है। तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, 2 विधियां प्रचलित है। सबसे पहले जो नंबर पे जो आती है वो आपकी वो है, एक तो है आधुनिक विधि, और सेकंड नंबर के ऊपर जो आपकी आती है ये आपकी है प्राचीन विधि, या इसको अपन देसी विधि भी कह सकते हैं। देसी विधि, ये देसी विधि होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा पॉइंट बढ़ गया कि भारत के अंदर लाख उत्पादन की कितनी विधियां प्रचलित है। तो 2 विधियां, एक तो प्राचीन कह दो, प्राचीन नहीं हो तो पुरानी कह दो, प्राचीन या पुरानी विधि जिसको देसी विधि भी कहते हैं, और एक आपकी होती है आधुनिक विधि। अब प्राचीन या देसी विधि के अंदर लाख का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? ये विधि एक अवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अवैज्ञानिक विधि है। और इसमें जो आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा ये विधि अपनाई जाती है। तो इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जो लाख का जो पादप होता है उसको क्या कर देते हैं, काट कर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे लाख कीट की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बार में तो आप लाख प्राप्त कर लोगे, लेकिन फिर दोबारा से लाख का उत्पादन नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे प्राचीन विधि में क्या लिखेंगे कि यह विधि अत्यंत पुरानी विधि है और अवैज्ञानिक विधि है। यह विधि आदिवासी लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में लाख का उत्पादन बारी बारी से न करके एक साथ ही लाख के पादप को काट दिया जाता है, जिससे लाख कीट की मृत्यु हो जाती है। और जो आधुनिक विधि है ये एक वैज्ञानिक विधि है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसके अंदर लाख का उत्पादन एक साथ न करके बारी बारी से किया जाता है, जिससे लाख कीट की मृत्यु नहीं होती। जबकि पुरानी विधि के अंदर लाख के पादप को काटने से लाख कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु। और ध्यान रखना, भारत के अंदर भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची, और रांची आपके कहां पड़ता है, झारखंड में। तो इसको आपको करेक्शन करना है। आपकी बुक में दिया हुआ है रांची बिहार में, आपके यहाँ पे आपको करना है झारखंड, क्योंकि रांची जो है वो किसमें है, झारखंड में, जबकि पटना जो राजधानी है वो है आपके बिहार की। तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है रांची झारखंड में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। लाख कीट संवर्धन पूछे कि भारत में लाख कीट के उत्पादन की कितनी विधियां हैं, तो आपको बताना है 2 विधियां। पहली आधुनिक विधि, दूसरी प्राचीन, पुरानी या देसी विधि। तो प्राचीन या देसी विधि में तो क्या होता है, ये एक अवैज्ञानिक विधि है। इसमें यह आदिवासियों के द्वारा अपनाई जाती है। इसमें लाख का उत्पादन बारी बारी से न करके लाख उत्पादन एक साथ किया जाता है, जिससे लाख कीट की मृत्यु हो जाती है। जबकि जो आधुनिक विधि है ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें लाख का उत्पादन एक साथ न करके बारी बारी से किया जाता है। और भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है रांची झारखंड में स्थित है। अब अपन चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है मछली पालन, और इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। अब अपन देखेंगे मछली पालन। तो पॉइंट यहां से नोट आपको करना है कि जो माध्यमिक शिक्षा 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें यहां से 4 नंबर का प्रश्न बना था मछली पालन में से। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न बने थे। तो पहला पॉइंट आपका है मछली पालन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीसी कल्चर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मछली क्या है, आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। एक उच्च पोषक युक्त, अर्थात इसमें सर्वाधिक मात्रा किस पोषक पदार्थ की होती है,
प्रोटीन, और आसानी से पचने वाला, आसानी से पचने वाला क्या है, भोज्य पदार्थ है। कौन? मछली। तो मछली के बारे में अपन बताएंगे कि मछली आसानी से प्राप्त होने वाला, उच्च पोषक युक्त, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, और आसानी से पचने वाला क्या है, भोज्य पदार्थ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत का समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से, भारत का समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है छठा स्थान। भारत का समुद्रों से, समुद्री भोज्य का मतलब हो गया समुद्रों से प्राप्त होना, तो भारत का समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है छठा स्थान है। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर मछली पालन की कुछ तो देसी किस्में हैं और कुछ आपकी विदेशी किस्में हैं। अब मछली पालन के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त जल होता है वो होता है अलवणीय जल, और अलवणीय जल को अपन मीठा जल भी कह सकते हो। और एक होता है आपका कौन सा जल, लवणीय जल। लवणीय जल आपका कौन सा हो गया, खारा पानी जो महासागर का होता है। तो आपको बताना है, अब सीधा प्रश्न ये बनता है कि मछली पालन के लिए उपयुक्त जल कौन सा है, तो आपको बताना है अलवणीय या मीठा जल। और अलवणीय या मीठे जल की जो देसी प्रजाति की जो मछलियां हैं उसमें आती है रोहू, कतला, और एक आपकी हो जाएगी मृगल। अब सीधा प्रश्न आपसे बढ़ता है कि भारत के अंदर अलवणीय जल की देशी मछलियों की प्रजातियां कौन कौन सी है, तो आपको बताना है रोहू, कतला, मृगल, यह आपका हो गया मृगल। और अगर पूछे कि विदेशी प्रजाति कौन सी है, तो विदेशी प्रजाति एक ही है जो आपकी दे रखी है, उसका नाम है कॉमन कॉर्प। अब यहां से प्रश्न बनता है कि बताओ मछली पालन की देशी प्रजातियों के नाम लिखो, तो रोहू, कतला, मृगल, और पूछ रहे विदेशी प्रजाति का नाम लिखो, तो आपको बताना है कॉमन कॉर्प। और मछली उत्पादन के लिए कौन सा जल उपयुक्त माना गया है, तो बताना है अमोनिया जल या कौन सा जल, मीठा जल। तो अब ध्यान दो, मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाला, कुछ पोषक प्रोटीन युक्त और आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ है। समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है। मछली पालन के लिए जो देशी जो प्रजाति वो रोहू, कतला, मृगल है। विदेशी प्रजाति में कौन है, कॉमन कॉर्प है। और मछली उत्पादन के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अलवणीय या मीठा जल। एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बढ़ गया। और पूछ लिया कि मीठे जल की कोई दो प्रजाति, तो आपको बताना है रोहू, कतला, मृगल। अब आगे देखते हैं इस पॉइंट को। तो प्यारे विद्यार्थियों, मछली पालन के लिए जो तालाब जो बनाने चाहिए वो चिकनी मिट्टी वाले, कौन से स्थानों पर बनाना चाहिए, चिकनी मिट्टी वाले। अब ये क्यों बनाने चाहिए, इसका एक रीजन है, तो ध्यान दो। मछली पालन के लिए जो तालाब जो बनाने चाहिए वो कौन सी मिट्टी वाली जगह पर बनानी चाहिए, चिकनी मिट्टी वाले, क्योंकि यहाँ पे तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह आदि को क्या किया जा सकता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन, क्योंकि मछलियों में गैस कौन सी चाहिए जीवित के लिए, तो ऑक्सीजन। तो मछली पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो स्थान होता है, जो तालाब होते हैं, चिकनी मिट्टी वाले स्थानों पर बनाने चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह और ऑक्सीजन आदि को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अब मछली पालन में जो मछलियों का जो भोजन जो होता है, तो मछलियों का भोजन एक तो होता है आपके प्राकृतिक भोजन, और एक होता है मछलियों का कृत्रिम भोजन। यह परीक्षा में पूछा गया है कि मछलियों का प्राकृतिक और कृत्रिम भोजन कौन कौन सा होता है। तो प्राकृतिक भोजन में तो ये क्या करेगी, जो तालाब, जो आपकी झील है, उसमें जो भी जलीय जीव जंतु या पादप, जलीय जीव जंतु और पादप, तो मछलियों का प्राकृतिक भोजन तो क्या हो गया, जलीय जीव जंतु और क्या हो गए, पादप। और इनका कृत्रिम जो भोजन होता है वो होता है क्या, गेहूं की चापड़, कोमा चावल की भूसी, कोमा अनाज के टुकड़े,
अनाज के टुकड़े, ये इनका कौन सा भोजन हो गया? तो कृत्रिम भोजन। और मछलियों का प्राकृतिक भोजन होता है जलीय जीव जंतु और क्या? पादप। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुनो मछली पालन के बारे में कि मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाला, प्रोटीन युक्त और आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ होता है। मछली उत्पादन की दृष्टि से या कह दो समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। मछलियों का उत्पादन लवणीय जल की तुलना में अलवणीय जल में अधिक होता है। और अलवणीय जल की देसी प्रजाति की जो मछली होती है उनमें रोहू, कतला, मृगल प्रमुख है और विदेशी प्रजाति इसकी कॉमन कार्प प्रमुख है। मछली पालन के लिए जो तालाब जो बनाए जाते हैं चिकनी मिट्टी वाले स्थानों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका तापक्रम, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, ऑक्सीजन आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। मछलियों का प्राकृतिक भोजन होता है जल में रहने वाले जीव जंतु और पादप, और कृत्रिम भोजन गेहूं की चावल, चावल की भूसी, अनाज के टुकड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेगा पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, प्रवाल और प्रवाल भित्तियां और मोती और मुक्ता संवर्धन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।